सवाल जो आजकल लोगों के मन में आ रहा है वो ये कि जिम में है कोई चल रहा है, वो एकदम से कोलैप्स कर गया। ये ऐसा पहले भी होता था। सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, कैप्चर हो जाता है वीडियो पे, तो सडनली लगता है कि ये अभी हो रहा है, पहले नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि ये ऐसे ही पहले भी होता रहा है। हाँ, ये लोग जिम में कोलैप्स हुए हैं। ये अभी तक है ना सीडेंट्री लाइफस्टाइल थे, सडनली इन्होंने लास्ट के साल 2 साल में ये सडनली जिम को ज्वाइन कर लिया और दे कि हम तो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको ब्रिस्क वॉकिंग के इक्विवेलेंट या ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। कोविड की वजह से हो रहा है, कोविड में ऐसा कुछ हो गया या कोविड की वैक्सीन में आपको जैसा था कि शरीर में ऐसे क्लॉट भरे हुए हैं, वो आके हार्ट में जाके अटक जाते हैं। कोविड में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कोविड है ना केवल हमारे लंग्स को और उसको अफेक्ट नहीं कर रहा था, ये बेसिकली होल बॉडी इन्फ्लेमेशन करता है। उसको पता चले कि पल्स नहीं मिल रही तो इसका मतलब कि हार्ट नहीं चल रहा है, तो तब भी सबसे पहले तो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराना है। SCD एक नई चीज सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ। ये है क्या और ये हो क्यों रहा है? जो हम लगातार तस्वीरें देखते हैं टीवी पर कि कोई कहीं बैठा है, हार्ट अटैक आया और बैठे बैठे ही चले गए, और ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो बहुत लोगों को डरा रही हैं। ये समझना जरूरी हमें लगा। उसको समझने के लिए हमने सोचा कि भाई बेस्ट किससे बात की जाए, तो हम आपकी बात करवाते हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर मुकेश गोयल से। हमारे साथ हैं, कार्डियोथोरैसिक सर्जन हैं और हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। ये बताइए, ये क्या है ये SCD हम पढ़ रहे हैं, आज भी मैंने अखबार में पढ़ा कि सडन कार्डियक डेथ, और तस्वीरें तो हम न्यूज़ में रोज़ देखते हैं कि कोई बैठा हुआ है, बैंक में बैठा है, लिखते लिखते कोलैप्स कर गया। हमारे एक कलीग के साथ हुआ, वो गाड़ी से उतरे, गाड़ी में बैठे थे तब तक ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं था, उतरे और कोलैप्स कर गए। और कोलैप्स करने के बाद फिर रिवाइव ही नहीं करते हैं, CPR वगैरह वो पंप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोग रिवाइव नहीं कर रहे हैं। ये क्या क्या हो रहा है आजकल? ये जो सडन कार्डियक डेथ है, बेसिकली सडन कार्डियक डेथ है जब जो हार्ट अटैक है वो बहुत मैसिव हो। क्या है कि हार्ट अटैक को उस कंडीशन को बोलते हैं जब एक हार्ट के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में जो ब्लड सप्लाई है वो सडनली उसमें स्टॉप हो जाए। मतलब ब्लड सप्लाई जाती रहती है हार्ट में, हाँ, वो बंद हो जाएगी, वो बंद हो जाए सडनली किसी पोर्शन में। तो अगर वो जनरली क्या होता है कि वो जो पोर्शन है वो 5 to 10% होता है, जो हार्ट का मसल का एरिया होता है, तो उसमें जो हार्ट अटैक है, सिम्टम्स आते हैं, चेस्ट पेन है, घबराहट है, फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वो हार्ट अटैक डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि कई बार हार्ट अटैक बहुत मैसिव है, क्योंकि जो एक मेजर सप्लाई है हार्ट की वो सडनली बंद हो गई है, और सडनली लाइक 25-30% ऑफ द पोर्शन हार्ट का वो अफेक्ट हो गया है। तो उस कंडीशन में सडन कार्डियक डेथ होने का बहुत बड़ा चांस होता है। दूसरा क्या है कि जिस पोर्शन में अगर मान लो कोई पोर्शन कम भी है, लेकिन उसमें जब हार्ट मसल की डेथ हुई है तो साथ में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी वहाँ पे सारा हार्ट मसल में चल रहा है, तो उसमें इरिटेशन हो गई, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो शॉर्ट सर्किट से वो एरिथमिया प्रेसिपिटेट होता है, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मीन्स जैसे एक बैग ऑफ वॉर्म्स है, वो है ना ऐसे 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 रेंगते से रहते हैं, बट वो कोई कंटिन्यूसली कोई ऐसी डेफिनेट एक्टिविटी नहीं करते। तो जो हमारा हार्ट है वो एक बड़े रिदम में पंप करता है, पूरा का पूरा चैम्बर इस तरह से पंप करता है कि ब्लड मीनिंगफुली पंप हो बॉडी, मतलब वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाता है, ओके, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ पे इरिटेशन हुई। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। yes. एक शॉर्ट सर्किट टाइप की चीज है, हाँ, वो विच विल लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट की मसल ऐसे ऐसे होने लग जाएगी। इट विल जैसे 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 अगर कोई समझना चाहे तो जैसे पानी का पंप होता है, हाँ, उसी तरह की चीज है। yes. उसमें एक तो होता है कि पंप जाम हो गया, yes. रुक गया, वो सडन कार्डियक अरेस्ट हो गई या डेथ हो गई। और एक आप कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो ऐसे ऐसे, हाँ, इससे भी सडन कार्डियक डेथ होगी, क्योंकि हार्ट बेसिकली फंक्शन तो आगे जा ही नहीं रहा। तो बेसिकली जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है मैसिव हार्ट अटैक में,
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट होता है, जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है। नहीं, अब सवाल जो आजकल लोगों के मन में आ रहा है वो ये कि जिम में है, कोई चल रहा है, वो एकदम से कोलैप्स कर गया, कोई बैठा हुआ है वो एकदम से कोलैप्स कर गया। क्योंकि लोगों ने तो जैसे हिंदी फिल्मों में देखा है कि हार्ट अटैक कैसे आता है, हाँ, कि वो ऐसे 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 कुछ दर्द सा होता है, फिर वो आदमी कांपता सा है, फिर वो लेट जाता है और फिर वो बोलते हैं हार्ट अटैक आया है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की कि हार्ट अटैक ऐसे आते हैं। अब जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वो बैठे बैठे कोलैप्स कर गए। ये कैसे हो रहा है? ये क्या ऐसे पहले नहीं होता था? ये ऐसा पहले भी होता था, हम्म। लेकिन अभी क्या है कि सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, कैप्चर हो जाता है वीडियो पे और फिर वो वायरल हो जाता है, तो सडनली लगता है कि ये अभी हो रहा है, पहले नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि ये ऐसे ही पहले भी होता रहा है? हाँ। ये क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है इवेंट्स की, यस। और पब्लिक स्पेस में कोई बैंक में बैठा है, कोई कहीं बैठा है और वहाँ पे उसको इस तरह का हो गया, तो वो वीडियो बन जाता है, इसलिए लोगों को लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। यस, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि जो ओवरऑल इंसिडेंस है हार्ट डिजीज़ की, सडन कार्डियक डेथ की, उसमें डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है। हुई है। यस, कि अगर पहले ये मान लो कि 2 या 3% पॉपुलेशन में प्रेवलेंट थी, तो अब ये 7 और 8% पॉपुलेशन में प्रेवलेंट है। मतलब 100 में 7-8 लोगों को दिल की कोई ना कोई बीमारी है। यस, रादर कुछ स्टडीज़ में तो ये फिगर 10% तक पहुंच रहा है कि इंडिया में जो हार्ट डिजीज़ किसी ना किसी फॉर्म में इंडिया में 10% पॉपुलेशन में हो सकती है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे कोलैप्स कर रहे हैं जिनका कोई हार्ट डिजीज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, या जो फिट दिखते हैं। अब जिम जो आदमी जा रहा है रेगुलरली, वो कोलैप्स कर रहा है, तो वो कैसे? अब एक बात हमें ये भी समझनी होगी कि एक तो जो बचपन से एथलेटिक ट्रेनिंग में है, जो कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उसने स्कूल में और आगे कॉलेज में उसने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, उसकी बॉडी की जो कंडीशनिंग है वो बचपन से ही उसको क्या कहते हैं उसी हिसाब से ट्रेनिंग मिली है, बॉडी की कंडीशनिंग उसी हिसाब से है, उसको डाइट भी वैसे मिली है। और आजकल जो ये जिम वाला फिनोमिना है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। आप 30, 35, 40 साल तक तो लोग है ना लगे हुए हैं कि बिल्कुल ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब आराम है ना, पसंद आराम बैठे है हैं। घर में। आजकल के आपके ये देख लीजिए कि अब आप और मैं, मेरे ख्याल हम एक ही एज के हैं, तो हम जब बचपन में हमारे पेरेंट्स को मुश्किल होती थी कि हमें पकड़ के पार्क से वापस घर पे लाने में, कि बैठ के कुछ पढ़ लो, कुछ आराम कर लो, बट वी ऑल द टाइम सारी इवनिंग हमारी खेलने में निकल जाती थी, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे गली में गुल्ली डंडा ही खेल रहे हैं। नहीं, पर लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे डॉक्टर नहीं बनते थे, आप कैसे बन गए? बट फिर भी खेलते तो थे ही। हाँ। पर आजकल के बच्चों को बाहर निकालना मुश्किल है, वो वीडियो गेम इतना प्रिवलेंट हो गया है। फिर डाइट कि जो प्रोसेस्ड फूड है और बाहर से ऑर्डर हो रहा है, वो बेसिकली वो डाइट रेगुलर हो गई है, जो कि पहले कभी ट्रीट होती थी। जो कभी कभी हम खाते हाँ, क्योंकि वो ट्रीट में ऐसे ट्रीट कि आज पिज़्ज़ा खाना है, आज ट्रीट है। और या आज कभी कभी ऑफिस में या कभी कहीं पे पार्टी में गए हैं तो एक समोसा खा लिया, वो ट्रीट है। आजकल तो ये रेगुलर हो गया है। अब वो 30-35 की एज तक तो उन्होंने ऐसा लाइफस्टाइल किया है, उसके बाद वो सडनली उनको एक दिन ध्यान आता है कि अरे अब हमें तो जिम जाना है, हमें अपनी बॉडी बनानी है। वो सडनली वो जिम में वो करते हैं वर्कआउट शुरू, और फिर उसके साथ दुनिया भर के वो क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक, जिनका अभी किसी को नहीं पता कि वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। तो उनमें ये बड़ी, आप देखेंगे कि इस तरह के लोगों में बड़ी प्रेवलेंट है ये सिचुएशन कि वो सडनली है ना, फिर ओवर एग्जर्शन, कि जहाँ पे उनकी बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रही है, लगे हुए हैं, ट्रेनर भी लगा हुआ है उनके साथ, पसीने आ रहे हैं, एग्जॉशन हो रही है, लग रहा है कि अभी और नहीं चल पाएंगे, बट वो हर जगह लिखा रहता है नो पेन नो गेन है, और फिर उनको ऐसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं नो पेन नो गेन। तो और जबकि पेन जो है वो कुछ और सिम्टम हो सकता है। यस, तो ऐसे में है ना जो ये ओवर एग्जॉशन है विदाउट एनी बेसिक ट्रेनिंग इन द चाइल्डहुड, वो लोगों में ये प्रिवेलेंट काफ़ी है कि वो सडनली कोलैप्स करते हैं। ये जिम वाले केसेस में ये हो सकता है, आप कह रहे हैं? यस, आप ये देखेंगे कि मोस्टली केसेस में अगर आप बात करेंगे कि जो ये लोग जिम में कोलैप्स हुए हैं,
ये अभी तक है ना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल थे, सडनली इन्होंने लास्ट के साल 2 साल में ये सडनली जिम को ज्वाइन कर लिया और दे हैव कि हम तो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। वो और बॉडी इस तरीके से एकदम से ट्रांसफॉर्म करने में रिस्क है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल रिस्क है। एक्चुअली क्या है कि जो हम ये कहते हैं ना कि हार्ट अटैक होता क्या है, एंजाइना क्यों होता है, अब क्या है कि बेसिकली हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब इसको खुद भी काम करने के लिए खुद भी इसको ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट के ऊपर 2-3 ट्यूब्स होती हैं मेन, जिनको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। तो वो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब क्या है कि इसमें धीरे धीरे एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि फैट है, अलॉन्ग विद कैल्शियम, वो इसकी वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। 3 ट्यूब हैं, वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। हाँ, उन ट्यूब्स में ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होता कोलेस्ट्रॉल रहता है। कैल्शियम एक उनकी वॉल पाइप में, समझ लें जैसे। हाँ जी, हम और जैसे खराब पानी या हार्ड वाटर से पाइप भी करोड़ होते रहते हैं, या हाँ, उसका जो छेद है वो छोटा होता रहता है। यस। तो सेम फिनोमिना इसमें होता है, एज रिलेटेड है। किसी में स्लो होता है, किसी में फास्ट होता है। अब स्लो में मतलब कि अगर मान लो किसी को 80-85 की एज में सबसे पहले सिम्टम होता है, अब किसी को 40 में भी, 30 में भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है आर्टरीज के नरोइंग होने का और ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने का, ये कहते हैं कि 10 या 11 साल की उम्र में स्ट्रीकिंग होनी शुरू हो जाती है। अब वो उसकी स्पीड कैसी रहेगी वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो हो सकता है किसी को ये पूरी उम्र, जैसे 90% लोग तो फिर भी नहीं सफ़र करते, 90% लोग तो पूरी ज़िंदगी आराम से रहेंगे और अपनी लाइफ पूरी करके चलेंगे। तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है जिसमें ये प्रोसेस विल लीड टू सम सिम्टम इन देयर लाइफ टाइम। वो 10% में भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है कि किसी को 30 ईयर्स में हार्ट अटैक हो रहा है और किसी को 80 में भी जाके होता है, तब जाता है, लेकिन इतने हैं। तो ये जो वेरिएबिलिटी है ये डिपेंड करती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं और आपके अपने जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं। ये जो ट्यूब्स हैं जिसमें आप कह रहे हो कि ये जम जाता है कोलेस्ट्रॉल, ये साफ़ नहीं हो सकता? नहीं, एक बार जम गया तो इसका कोई तरीका नहीं है अभी तक। काफ़ी क्लिनिकल साइंस और काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव साइंस चल रही हैं, बहुत मल्टीनेशनल ड्रग कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, बट अभी तक ऐसा कोई नहीं है तरीका आया कि जिससे जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मान लो उसमें डिपॉजिट होके 30% नैरोइंग हो गई है, कि हम उसको 30 को 20 कर दें, 10 कर दें, वो कोई नहीं आया। ये है कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है कि एक बार आपने डायग्नोज किया कि इनको कुछ डिपोजिशन है, ये है, तो उस पर हम फिर मेडिसिन उनको स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि हम उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप कर दें 30 पे, कि ये 30 से बस ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 तक ही पहुँचेगा, आगे नहीं पहुँचेगा। दूसरा क्या है कि उसका करेक्टर भी डिफरेंट होता है कि सेम परसेंटेज ऑफ द ब्लॉकेज डिफरेंट वे में बिहेव करती है, कि किसी में 50-60% भी बहुत सिम्टम्स कर सकती हैं, क्योंकि उस पर जो उसका सरफेस होता है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है बायोलॉजिकली, और उसमें है ना क्रैक्स होते हैं माइन्यूट से माइक्रोस्कोपिक, जिसके ऊपर बार बार ब्लड क्लॉट्स डिपॉजिट होते रहते हैं एडिशनल। तो वो हार्ट अटैक को बड़े प्रोन होते हैं, उनमें क्या कहते हैं एंजाइना भी ज़्यादा हो सकता है। कुछ में है कि धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ी है, 70-80% तक पहुंचा हुआ है, बट उसके ऊपर की जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, वो बहुत सॉलिड है, ठीक, टफ है। तो उनमें 70-80% पे भी सिम्टम्स नहीं होंगे। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे जिनको हम कहते हैं फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो आपके मेरे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज, मतलब एक उम्र के साथ तो वो हाँ ट्यूब जो है वो नैरो होगी होगी। तो जनरली मेन में 50 एंड वीमेन में 55, तो उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं हम कितनी नैरो हो गई है? हाँ, टेस्ट हैं, लेकिन हमें देखने की हर बार ज़रूरत नहीं है। फिर है कि मेल जेंडर, तो मेन है दे आर डेफिनेटली मोर प्रोन टू गेट हार्ट डिजीज कंपेयर टू वीमेन। अच्छा, पुरुषों में, आदमियों में ये नैरो ज़्यादा होता है? यस। सो एक तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा है एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री,
क्योंकि आपको अपनी फैमिली को चेंज नहीं कर सकते, जो आप जिस फैमिली में पैदा हुए। तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी तब कब कहेंगे, अगर किसी के दादाजी को 90 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई, तो वो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिना है उस एज में। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेशन में 50 या उसके पहले की एज में ऐसी कोई हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस है और डेथ की इंसिडेंस है, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। यानी फर्स्ट डिग्री मतलब जैसे मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स जो फर्स्ट डिग्री हैं, यानी अच्छा। कि बुआ है, जो आपसे डायरेक्टली ब्लड में रिलेटेड हैं, बुआ हैं। अब जैसे बुआ के हस्बैंड नहीं, बुआ, हाँ, बुआ, हैं, चाचा, ताऊ, चाचा, मामा, मामी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोथ साइड्स के, और आपके अपने पेरेंट्स। जिनसे भी खून का रिश्ता है। यस, इसीलिए डायरेक्ट खून का रिश्ता। डायरेक्ट जिनसे खून का रिश्ता है, उनमें अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो अर्ली एज में, अर्ली एज में, हाँ, तो आपके चांसेस हैं। यस। फिर है कि जिनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि हार्ट डिजीज की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बट वी कैन कंट्रोल दोस। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले तो है कि फिजिकल इनएक्टिविटी। लोग बोलते हैं कि भाई हम काम करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं सीढ़ी, ये सब तो हो गई फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, लोग बोलते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक्चुअल में होता नहीं है। अच्छा। उनको लगता है, क्योंकि आप कितना करना चाहिए वो? एक तो वो आजकल लोग फोन पे स्टेप्स गिनते हैं, गिनना शुरू करते हैं, 10,000 स्टेप हो जाएं तब हो गई आपकी फिजिकल। दैट इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन। अच्छा। हाँ, अगर कोई वो कर रहा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एक्टिविटी का मतलब है कि उतनी एक्टिविटी होना चाहिए कि जिसमें आपका जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो जैकअप हो। तो अगर आपका किसी का पल्स रेट 70-80 है, तो कम से कम 1.5 टाइम से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं धीरे धीरे पूरे दिन में 10-12 घंटे में, और थोड़ा थोड़ा नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, और आपका हार्ट रेट तो वही 70 के आसपास है, तो वो गिनती में नहीं आएगा। वो गिनते में नहीं आएगा। तो बेसिक पर्पज है कि आपका थोड़ा हार्ट रेट है वो कम से कम बेस लाइन से 1.5 टाइम जरूर जाए। दिल की धड़कन जो है वो थोड़ी बढ़नी चाहिए ताकि वो पंप। यस, हार्ट की एक्सरसाइज मिलनी चाहिए ना हार्ट को। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो मतलब शरीर की एक्सरसाइज तो कर रहा है, अगर कोई आदमी धीरे धीरे कर रहा है, हाँ, उसके मसल्स वगैरह हाथ पांव तो घूम रहे चल रहे हैं, लेकिन हार्ट उसी स्पीड से चले जा रहा है, तो उसको एक्सरसाइज मिली नहीं, उसको नहीं मिली। तो उसको एक्सरसाइज देने के लिए आपको शरीर को ज्यादा तेज दौड़ाना पड़ेगा, तब वो हार्ट ज्यादा पंप करेगा। तो वो जब पंप करेगा, ऐसा कहते हैं, और ऐसा ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं कि साहब वो पंप करो, आपका हार्ट जब पंप करता है तो जो ये डिपॉजिट होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब साफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो ये हार्ट की, जिनको हम ये ट्यूब्स कह रहे हैं, ब्लड सप्लाई करने वाली कॉर्नरी आर्टरीज, ये इलास्टिक होती है। अच्छा। हाँ, तो ये जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है हार्ट की, तो ये एक्सपेंड करती हैं, और ताकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिल सके। अच्छा। हाँ। फिर बात है कि डाइट आप क्या ले रहे हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है। ठीक, स्मोकिंग तो आप कह रहे हैं जैसे दिल्ली में कोई रह रहा है तो, ये दिल्ली एनसीआर में रह रहा है तो 20 सिगरेट तो वैसे ही पी रहा है। हाँ, तो इसलिए दिल्ली में इंसिडेंस भी ज़्यादा होगी। तो ये रिस्क फैक्टर हैं कि जो कि क्या कहते हैं, हार्ट डिजीज़ को, इसको डिपोजिशन को, ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, आपको प्रोन करते हैं। और अब आपको ये है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और ताकि हार्ट डिजीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो। जीरो नहीं होगी। बहुत लोग मिलेंगे आपको, कहते हैं जी हम तो स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, उन्हीं को देख के तो लोग दूसरे भी शुरू हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं होता। और कोई लोग हैं कि कहते हैं जी हम तो योगा भी करते हैं, सिगरेट भी नहीं पीते, खाना भी देसी अपना घर का सिंपल खाते हैं, कहीं पे हम कुछ बाहर नहीं खाते, फिर भी कैसे हो गई। देखो, एक्सेप्शन तो हमेशा होंगी। जो बेसिक रिकमेंडेशन रहती है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको 30 से 35-40 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग के इक्विवेलेंट या ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। हफ्ते में 3-4 दिन नहीं, 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन, हाँ, 30 से 40 मिनट, मतलब डेली समझ लीजिए एक तरह से। हाँ, तो 5-6 दिन आपको आधा घंटा यस, ऐसा करना है कि ब्रिस्क वॉकिंग। हाँ, मतलब दिल जो है वो तेजी से धड़के। हाँ, आपका जो हार्ट रेट है वो कम से कम 1.5 टाइम्स जरूर हो, जो आपका बेसिक नॉर्मल टाइम पे रहता है।
ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना। हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग। और कैसे बढ़ सकता है हार्ट रेट? लोग कहते हैं सेक्स से हो जाता है, सेक्स से हार्ट रेट बढ़ता है। या डेफिनेटली बढ़ता है तो क्योंकि वो अगर जो जो डेली अगर सेक्स करता होगा, वो उसको वॉकिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, उसको वॉकिंग की जरूरत है। वो कितनी देर सेक्स कर लेगा कोई? तो अब ये बताइए कि ये जो हमने जिम वालों की बात की कि जिम में लोग जो हैं कोलैप्स कर रहे हैं, वो तो ये ऐसा हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी रहा हो। हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी देखी जिनमें लोग आराम से बैठे हुए हैं, जिम भी नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हैं और कोलैप्स कर गए। उनका कैसे हुआ होगा? कई बार अगर लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव नहीं है तो उनको जो ये ब्लॉकेज की वजह से सिम्टम्स हैं वो नहीं आ पाते। अच्छा। क्या है कि जो हमारी, क्योंकि जो हार्ट की ये आर्टरीज हैं ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, हम्म। तो इवन 70-75% तक, 80% तक ब्लॉकेज होने पे भी कभी कोई सिम्टम नहीं आता। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि नहीं, आपको हाँ। आपका कोई चांस है हार्ट अटैक हाँ, का। और उसके लिए ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी या किसी को 70% थी, उसको पता नहीं चला और उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए था। तो जो भी हमारी ये आजकल ये ब्लॉकेज को टैकल करने के लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं, एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट इम्प्लांटेशन करते हैं हम कॉर्नरी आर्टरी में, और या फिर किसी को बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। ये तभी ज़रूरत पड़ती है जब 70-75% से ऊपर की ब्लॉकेज है। अच्छा। उसके नीचे ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके नीचे की अगर ब्लॉकेज रहती है तो हम केवल इसी पे रखते हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, उसको स्मोकिंग ना करे, और वो डेली हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लिए और फिजिकल एक्टिविटी करे, रोके नहीं। अब कई लोग हैं जो जिनके बारे में हम ये सुनते हैं, क्योंकि अब बड़ा सीडेंटरी सा लाइफस्टाइल है, चेकअप कभी हुआ नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे, ब्लड प्रेशर शुगर का ध्यान नहीं रखा गया, और तो वहाँ पे ब्लॉकेज तो है लेकिन वो सिम्टम नहीं कर रही। अब इनमें क्या होता है कि जनरली क्या है कि जो वो मेम्ब्रेन की जो हम बात कर रहे थे कि जो ब्लॉकेज के ऊपर की कवरिंग है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वीक कवरिंग है और उसके ऊपर सडनली कोई ब्लड क्लॉट, क्योंकि जैसे ही ब्लड उसके ऊपर एक्सपोज हुआ तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। अच्छा, धक्का बन। हाँ, जैसी क्लॉटिंग होगी तो वो उसको 100% शट डाउन कर देगा। उसकी जो लोकेशन थी ब्लॉकेज की, जो ब्लॉक हुई है, अगर बिल्कुल शुरू में थी तो सडनली की जो सारी आगे ट्यूब थी पूरी सप्लाई एकदम बंद हो गई, तो वो सडन मैसिव कार्डियक अरेस्ट होगा और वो सडनली कोलैप्स कर जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जनरली ये उन लोगों में है कि जिनमें कभी पहले कभी कोई चेकअप नहीं हुआ, कभी किनको कभी अवेयर नहीं थे कि उनको कोई ऐसी हार्ट की डिजीज़ थी, सिम्टम्स नहीं थे। सिम्टम्स इसलिए भी नहीं थे क्योंकि वो बेसिकली इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी कि सिम्टम प्रोड्यूस हो। तो इसलिए ऐसा। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि जो क्लॉटिंग हो रही है या क्लॉट जो आ रहा है, ये कोविड की वजह से हो रहा है, कोविड में ऐसा कुछ हो गया, या कोविड की वैक्सीन में साहब कुछ ऐसा था कि शरीर में ऐसे क्लॉट भरे हुए हैं, वो आके हार्ट में जाके अटक जाते हैं। तो क्या आपने ऐसा देखा कि कोविड के बाद ज़्यादा आ रहे हों ऐसे केस? कोविड का डेफिनेटली जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट हुआ है, कोविड में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कोविड है ना, केवल हमारे लंग्स को और उसको अफेक्ट नहीं कर रहा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक को या गले को। ये बेसिकली होल बॉडी इन्फ्लेमेशन करता है। तो जो भी फ्लू है ये बेसिकली प्रोन है, प्री डिस्पोज करता है पर्सन को कि उसको इस तरह का हार्ट अटैक होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगा। तो वो कोविड से, स्पेसिफिकली कोविड से नहीं है, कोई भी फ्लू विल डू दिस, लेकिन डेफिनेटली इंसिडेंस इंक्रीज होती है। और कोविड के टाइम में भी आप देखिए कि बहुत, ओबियसली मेजोरिटी ऑफ द डेथ तो उस टाइम लंग से हुई है, निमोनिया से हुई है, कोविड निमोनिया से हुई है, लेकिन उस टाइम बहुत सारी डेथ हार्ट अटैक से भी हुई हैं। लेकिन अब तो कोविड को गए 3-4 साल हो गए, तो अब कोविड जो बिहेव करता है, जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, उसी की तरह बिहेव करता है। अभी उसका असर नहीं चल रहा है ऐसा कुछ? तो वो जो पुराने वाला कोविड है उसका असर नहीं है, जो नया कोविड हो रहा है फ्लू की तरह, तो डेफिनेटली किसी भी फ्लू की तरह उसमें ये इफेक्ट आता है कि हार्ट अटैक की, हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस इंक्रीज हो जाती है, डेफिनेटली इंक्रीज होती है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, लोग कहते हैं कि साहब हमने तो वैक्सीन ही लगाई थी, हम बच गए, जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उन्हीं को हो रहा है ये सब। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो वैक्सीन से इस तरह की प्रोबेबिलिटी थी, अगर मान लो 1 in 1 million थी, तो बिना वैक्सीन के सेम प्रोबेबिलिटी वाज
थाउजेंड्स इन मिलियन, मतलब जिन्होंने नहीं लगाए उनके चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा थे। कोविड से अपने आप से उस तरह के होने का बहुत चांसेस था। तो क्योंकि वैक्सीन से आपको कोविड की जो इंटेंसिटी है वो कम हुई है, तो सारी कॉम्प्लिकेशन की, क्योंकि हार्ट डिजीज़ का भी एक कॉम्प्लिकेशन है कोविड का, तो उसकी भी इंसिडेंस कम हुई है। ये भी आता है सोशल मीडिया पर कि साहब कोलेस्ट्रॉल तो अमेरिका में जो है उसके बारे में बहुत गलत फैलाया गया है। असल में तो कोलेस्ट्रॉल बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का ये नंबर देख के जो लोग घबराते रहते हैं वो घबराना नहीं चाहिए। क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या चेक करना है कोलेस्ट्रॉल में? सो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है? हाँ, तो ये होना चाहिए। हाँ होता है, नेचुरल, हम इसको जीरो नहीं कर सकते। अच्छा। अब आप ये कोलेस्ट्रॉल को आप ये सोचिए कि जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, हम्म। तो जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के बीच में आपको सीमेंट और वो लगाया जाता है उसको स्टेबल करने के लिए, चिपकाने के लिए, करने के लिए। कंक्रीट में भी वो है। तो एक तो कंक्रीट का आपने कॉलम बनाया, ब्रिक्स की वो बनाई उसमें, अब उसमें अगर लंप निकल आए बड़े 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 जगह जगह से, क्योंकि जी आपने जो सीमेंट है, कंक्रीट है, ये तो अच्छी चीज़ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बड़े जगह जगह लंप छोड़ देंगे उसके, आप तो वॉल को तो स्मूथ करेंगे ही। तो कोई भी चीज़ जो एक्सेस है वो प्रॉब्लम करती है। तो सेम प्रोसेस है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे फूड से, और बाकी हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वो सब जगह ब्लड में, ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे टिश्यूज़ में जा रहा है रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए, और फिर वहाँ से जो एक्सेस है वो वापस आ रहा है लीवर में निकालने के लिए। तो जो ये मेटाबॉलिज्म है, जो ये डिस्टर्ब हो गया कि जो जा रहा है वो वहीं रह गया, वहाँ से आ नहीं रहा है, तो वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर में बनता रहता है, लीवर बनाता रहता है, लीवर, और हम जो खाना खाते हैं उससे भी होता रहता है। यस, और वो चाहिए होता है शरीर को, क्योंकि उसी से सारी रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है। यस, एक तरह से सीमेंट है वो। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो Yes. क्या है? तो जो क्या होता है कि जैसे लीवर से, देखो कोलेस्ट्रॉल तो सब जगह है ना, लीवर से ही जाएगा। तो जो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है ये बाकी जगहों से कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लेके आता है ताकि बाहर निकल जाए, और जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है ये जो लीवर से बाकी सब जगह जा रहा है, वहाँ पे जो ये डिपॉजिट हो रहा है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, तो लीवर से जा रहा है कोलेस्ट्रॉल बाकी इस पूरे शरीर में, हाँ, जो वो जो डिपॉजिट हो जाता है हाँ, वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो जमा हो रहा है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। हाँ, एलडीएल। एलडीएल, और जो टिश्यू से वहाँ से निकल के आ रहा है वो एचडीएल है, लीवर में, वो एचडीएल है। वो 40 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ये 100 से कम होना चाहिए। Yes. और टोटल 200 के नीचे होना चाहिए। 200 के नीचे होना चाहिए। ये पता चलने, ये चेक हो सकता है। तो ये बताइए कि जब ये जो कहा जाता है कि एलडीएल 100 की जो रीडिंग है ये अमेरिका में बना दी गई, ऐसा होना नहीं। हर तरह के लोगों का, हर रेस का अलग होता है। इंडियंस का अलग लेवल होता है, अमेरिकन का अलग लेवल होता है, यूरोप का अलग लेवल होता है। हम सब एक ही लेवल पे क्यों चेक कर रहे हैं? ऐसा कुछ है? हाँ, बल्कि ऐसा ज़रूर है, और इसमें आपको ये सरप्राइज़ होंगे कि इंडियंस में रादर जो गाइडलाइंस हैं वो और भी स्ट्रिक्ट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो साइज़ है वो भी कम है, हमारी आर्टरीज का साइज़ भी छोटा है, प्लस हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट रही है, हम पिछले 2-3 हज़ार साल से जो हमारे इंडियन डाइट है वो बेसिकली वेजिटेरियन डाइट है। और हमारी जो क्या कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा है। अच्छा, मतलब हम हिंदुस्तानियों को रिस्क ज़्यादा है? हाँ, आप कितना रिस्क ज़्यादा है आप ये हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकन्स के मुकाबले, कहते हैं ना बीमारी तो ये अमेरिका की है, हम क्यों हैं, लेकिन अमेरिकन्स के मुकाबले जो इंडियंस हैं, हमें जो हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस है वो 3.5 टाइम्स ज़्यादा है। अगर एक इंडियन अमेरिका में रह रहा है और सेम लाइफस्टाइल ले रहा है, जो कि उसका एक अमेरिकन काउंटर पार्ट वाइट कॉकेशियन जिसको हम बोल रहे हैं वो वहाँ पे है, सेम डाइट ले रहे हैं, सेम लाइफस्टाइल है, सेम लेवल का एक्सरसाइज है, तो इंडियन को वहाँ भी रहते हुए 3.5 टाइम है रिस्क ऑफ द अमेरिकन, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर है इंडियंस का, कंपेयर टू चाइनीज 6 टाइम्स। चाइनीज को और कम मिलता है हार्ट अटैक? हाँ, और कंपेयर टू जापानीज 20 टाइम्स। जापानीज को सबसे कम होता है? सबसे कम होता है। ऐसा क्यों है? क्या है जेनेटिक्स है। अब क्या अच्छा, क्या जैसे अब जैसे जापान में स्टोमक कैंसर बहुत होता है,
अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टोमक कैंसर जापान में होता है। नहीं तो इसमें आपने जैसे वेजिटेरियन की बात की, तो क्या जो नॉन वेजिटेरियन है इंडिया में, जो मीट खाते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं क्या फिर हार्ट अटैक के? नहीं नहीं, मीट खाने से ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा हो जाता है? हाँ, तो फिर तो उनका ज़्यादा होना चाहिए ना चांस अमेरिकन नहीं का। क्योंकि जेनेटिक फैक्टर प्ले कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, अभी तो हम जेनेटिक फैक्टर की, तो एक लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी बनी हुई है, जिन्होंने काफ़ी मतलब एक्सटेंसिवली काफ़ी सालों से एक्टिव है, 15-20 साल से एक्टिव है। तो उन्होंने तो कहा है कि जो लेवल हम बाकी वहाँ पे 100 बोलते हैं कि यूरोपियंस में और अमेरिकन गाइडलाइंस में, इंडिया में तो वो 70 होना चाहिए। जो एलडीएल का, हाँ, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल का हाँ, हम वहाँ पे रीडिंग। वो 100 एक्सेप्ट करते हैं, हमें यहाँ पे 70 एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा। हाँ, हमें और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सेम कोलेस्ट्रॉल लेवल पे इंडियंस में हार्ट डिजीज ज़्यादा होती है कंपेयर टू दीज अमेरिकन एंड यूरोपियंस, सेम कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। तो हाँ, हम कम कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी ज़्यादा प्री डिस्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ तो फिर और ज़्यादा वो देखना पड़ेगा। यस। ये टेस्ट क्या, मतलब लोग कहते हैं हम टेस्ट इसलिए नहीं कराते, टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, इससे अच्छा वैसे ठीक जी रहे हैं। तो फिर वही है कि फिर सडन कोलैप्स तो होंगे ही फिर। भाई बेसिकली हम आपको क्या कह रहे हैं, हम आपको तो ये कह रहे हैं कि आपका, लोग कहते हैं कि जी गैजेट है, हेल्थ डाइट है, ये है, अभी कुछ नहीं करना। मैं कोई भी पेशेंट मुझसे पूछता है जी हमें वैसे क्या रखना चाहिए, ध्यान क्या रखना चाहिए, हमने कहा 3 चीज़ें करो। एक तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराओ, एक ब्लड शुगर टेस्ट कराओ, और तीसरा अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करो। अच्छा। बस आप ये 3 चीज़ों को कंट्रोल रखने के लिए जो भी काम करेंगे, आप अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आपको 3 नंबर मालूम होंगे तभी तो आप करेंगे ना। अगर आपको मालूम ही नहीं किया आपने, तो आप अपने क्या कहते हैं ड्रीम में अपने चले जा रहे हैं कि हम तो सब ठीक हैं। ठीक, तो ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट हर एक के घर में होना चाहिए। हाँ, ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो साइलेंट किलर है। आप क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो अपने से सिम्टम है वो बहुत कम लोगों को होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर, एक्चुअली क्या है कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हाई लेवल पे सेट रहता है, सिम्टम नहीं आते। जिसका जैसे ब्लड प्रेशर है, मान लो कभी कभी बढ़ा, उसको तो लगेगा कि कुछ सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर चेक किया, बढ़ा हुआ मिला है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों में क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा ही हुआ है, अब कभी चेक नहीं किया, कभी सिम्टम नहीं हुए। तो जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो ऑर्गन है वो डैमेज होते हैं और उनके सिम्टम्स की वजह से वो प्रेजेंट करते हैं, तब पहली बार पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को। तो ये रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। जैसे किडनी डैमेज हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लोग सडनली ब्रेन की ब्लीडिंग से आते हैं, ब्रेन डेड हो गए, 40-42 की उम्र में आए कि जी एक सडनली दर्द हुआ, उसके बाद कोलैप्स कर गया, बेहोश हो गया, क्योंकि जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था क्रोनिकली और ब्रेन में कोई नस फट गई। फिर दूसरा है आपका ब्लड शुगर। अगर ब्लड शुगर नॉर्मल है तो कोई ऐसी, फिर भी आपको 6 महीने में, साल में ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर भी, डायबिटीज़ भी क्या है, ये धीरे धीरे स्टार्ट होती है, सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती, और फिर सडनली अगर आपने ध्यान नहीं रखा, रेगुलरली चेक नहीं किया, पहले से ही आपने मेडिसिन नहीं ली, तो पता चला वही सेम कि ब्रेन में, हार्ट में या किडनी में कोई तकलीफ़ हो गई, तब पता चलता है कि ये तो डायबिटीज़ थी। तो ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, फिर तीसरा कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो साल में एक बार कराते रहें, अब नॉर्मल है तो हर 6 महीने में दवाई लेनी पड़ रही है, या कुछ आप एक्सरसाइज से कंट्रोल में किए हुए हैं, डाइट से कंट्रोल में किए हुए हैं, तो हर 6 महीने में एक बार देख लें, 500 रुपये का टेस्ट। और वो जो रीडिंग आपने कहा कि जैसे एलडीएल की 100 के नीचे रहनी चाहिए, और इंडियंस के लिए एडवाइजेबल तो ये कि 70 के नीचे रहनी चाहिए। Yes. अगर वो 100 से ऊपर है, 101 है, 105 है, 100, कब तक उसको, उसके लिए फिर करना क्या चाहिए? क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या खुद ये कुछ करना चाहिए? क्या क्या इसका इलाज क्या हो सकता है कि उसको वापस कंट्रोल में लाया जाए, या वो कंट्रोल में आएगा नहीं? नहीं, कंट्रोल में आएगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो सबसे पहला, अगर किसी का मान लो सबसे पहले टेस्ट हुआ है, उसमें कोई अबनॉर्मल रीडिंग आई है, तो जो सबसे पहले इंटरवेंशन हम करते हैं कि जी आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो घी में बना खाना, जैसे कहते हैं देसी घी में बना खाना नहीं खाना चाहिए, ये सब, इसका क्या रूल है?
एक्चुअली जो देसी घी है या जो ये रिफाइंड ऑयल है, इसमें अभी जो लेटेस्ट है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये रियली कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली जितनी भी रिफाइंड ऑयल की बात हो रही थी और ऑलिव ऑयल की बात हो रही थी, एक्चुअली जो यूरोपियंस लोग हैं, ये ऑयल को डिफरेंट तरीके से खाते हैं। ये उसको पास्ता के ऊपर डाल देंगे एक्स्ट्रा, या उसको अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर डालते हैं। सैलड की भी जो ड्रेसिंग होती है वो इस तरह ऑयल से बनाते हैं। हम यहाँ पे ऑयल और घी का हमारे लिए मतलब होता है कि हम उसमें खाना है ना फ्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आप चपाती पे देसी घी लगा रहे हैं आधा चम्मच, या दाल में थोड़ा सा डाल रहे हैं आधा चम्मच, है ना, तो उसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि दाल तो उसमें अदरवाइज कोई नुकसान नहीं है। नहीं, दाल तो क्योंकि बेसिकली बॉयल होके बनी है ना, आपने उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाल किया। लेकिन जब क्या है कि हम ये घी, उसमें फिर कुछ भी हो, आप चाहे देसी घी हो चाहे ये ऑयल हो, जब हम इनमें फ्राई करते हैं तो जो ये हीट होता है उसकी वजह से ये इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं। वो है जो कि कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करेगा और बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेगा और ये करेगा, क्योंकि वो जो फ्राइंग होती है उसमें वो डेंजरस है एक्चुअली। तो फ्राई करना ही नहीं है क्या कुछ? नहीं, अब ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन में कुछ खा लिया तो कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि ये पता चला ब्रेकफास्ट में पूरी खाई, ऑफिस में आके समोसा खा लिया, शाम को फिर ब्रेड पकौड़ा खा लिया, रात को घर जाके पराठा खा लिया। बेसिकली दैट इज विच वी शुड अवॉइड, कि सारे दिन ही फ्राइड खा रहे हैं। एग्स वगैरह फ्राई करते हैं? हाँ, वो कोई इशू नहीं है। वो कोई इशू नहीं है। आप जनरली क्या है कि वैसे भी एग तो बहुत ज़्यादा फ्राई होता नहीं है। हाँ, वो तो बस बेस फ्राई होता है वो तो बेस फ्राई होता है, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये कि जो है ना सवेरे से शाम तक फ्राई ही खा रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अगर आपने 2-4 दिन में अपना खा लिया कोई ऐसा एक आधा पीस उसमें। तो ये आपने बताया कि जो आज हमारे बाप दादा की जो पीढ़ियां थी वो कैसे चल रही थी, वो मिठाइयाँ भी खा रहे थे, वो फ्राई की हुई चीज़ें भी खा रहे थे, वो अपना, उनको तो ऐसी सब बीमारियां नहीं हो रही थी। यही तो कहानियां सुनाई जाती हैं कि देखो जी हमारे दादाजी तो ऐसे जिए थे, वो बीड़ी भी पीते थे, वो ये भी करते थे और उनको कुछ नहीं होता था। देखो, ऐसे दादाजी तो तब भी थे और आज भी हैं, कि जिसको अभी भी वो सब कर रहे हैं। ये है, एक तो फ़र्क ये है कि जैसे हमने कहा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, तो इंसिडेंस इंक्रीज़ हुई है। अब अगर पहले, अब 7 to, देखो इंसिडेंस इतना ज़रूर इंक्रीज़ हुई है कि पहले ये पॉपुलेशन में 4 to 5% थी, तो अब ये 10% पहुंच रही है। डेफिनेटली इंक्रीज़ है। सेकंड क्या है, अर्बनाइजेशन हुआ है। अब जो रूरल लाइफस्टाइल से आपका अर्बन लाइफस्टाइल आ गया है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। प्लस जो इनका इंटेक है इन सारे सब्सटेंस का, वो जो पहले ओकेजनल था वो अब रेगुलर हो गया है। मतलब कभी कभी वो ले लिया करते थे। हाँ, जैसे मिठाई वगैरह, अब जैसे दिवाली के टाइम में तो सब लोग मिठाई ऐसे खाते हैं जैसे कि और कुछ है ही नहीं खाने के लिए। हम दिवाली के अलावा भी आप देखिए कि ऑलमोस्ट डेली खा रहे होते हैं। ठीक, कि भाई वो हर खाने के बाद बोलते हैं भाई हाँ, मीठे एक में क्या मीठा चाहिए। पहले ऐसा कभी कोई रिवाज ही नहीं था। तो क्वांटिटी, जो चीज़ कभी ओकेजनल थी वो अब रेगुलर हो गई है, और फिजिकल एक्टिविटी जो पहले रेगुलर थी वो अब ओकेजनल हो गई है। प्लस पोल्यूशन, प्लस स्ट्रेस। आज के दिन हर एक के ऊपर फिजिकल स्ट्रेस भी है और मेंटल स्ट्रेस भी है। ये स्ट्रेस का बताइए, स्ट्रेस का क्या, कैसे पता चले कि स्ट्रेस है? क्योंकि काम तो करेंगे ही, स्ट्रेस तो होगा ही। फिजिकल स्ट्रेस तो पता चल जाता है कि भाई आपके शरीर में कुछ दर्द होगा, कुछ होगा। जो दिमाग में स्ट्रेस है, ये क्या पहले नहीं होता था? क्या सब शांति की जीवन जी रहे थे, या हम ही कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं ऐसा कि जिसमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है? नहीं, हम काम भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या है कि अभी जो एक कारपोरेट एनवायरनमेंट है वो एक इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है कंपेयर टू ए रूरल एनवायरनमेंट। प्लस क्या है कि अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई है, और हर एक अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगा है कि उसको तो इतना मिल रहा है, वो इतना कमा रहा है। पहले ऐसा ओबियसली कम ही था। कम्यूटिंग टू द वर्क, ये आजकल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई 1-1.5-2 घंटा ट्रैफिक में फंसा हुआ है सवेरे शाम, फिर हर टाइम फ़ोन पे है। तो स्ट्रेस तो ओवरऑल लाइफ में बहुत बढ़ गया है। बात यह है कि उसको कंट्रोल करना सीखें, उसको माइंडफुल, उसको अवॉइड करना सीखें,
मेडिटेशन पे ध्यान दें, योगा पे ध्यान दें, मतलब कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि स्ट्रेस को अपनी लाइफ में कैसे कम से कम किया जाए। नहीं तो ये कईयों को तो ये योगा और मेडिटेशन करने का ही स्ट्रेस हो जाता है कि हमने योगा में। यस, तो उसका क्या फ़ायदा? जिसको आपको योगा करने का ही स्ट्रेस हो तो उसका क्या फ़ायदा? बेसिकली तो आपको स्ट्रेस को कम करना है। क्या होता है कि जो स्ट्रेस है ना, ये बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो वो स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली ऐसा ही हमारी बॉडी में एनवायरनमेंट और प्रोड्यूस करते हैं कि जैसा कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, ये सब एक्सेलरेट होता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस। कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना बढ़ जाता है। यस, ऐसा क्यों? मतलब उसमें शरीर क्योंकि के वो अंदर क्या है? हमारी वो बॉडी तो में दिमाग में हो रहा है ना। नहीं, क्योंकि उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारी बॉडी में, वो हार्मोन उस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन बार बार जो आदत हो गई है, बार बार चेक करना, मैसेज चेक करना और अपना अकाउंट चेक करना, देखना कितने लाइक्स आ गए, उसके इतने लाइक्स कैसे आ गए, कोई दूसरा कहाँ छुट्टी मनाने जा रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया में दूसरों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगती है और अपनी ज़िंदगी लगता है कि हम पता नहीं कहाँ जी रहे हैं। ये सब भी हॉर्मोन्स को असर डालता है। ये सब भी यस, कंटिन्यूसली आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं और आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है वो हाई रहेगा, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा और ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये मतलब इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। तो ये अब स्ट्रेस हो गया, खाना पीना हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई। फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, ये सारी चीज़ों का कोई निचोड़ है कि भैया इसका कुछ ऐसा कोई रामबाण इलाज की ये सब दूर हो जाए? अच्छा, फिजिकल इनएक्टिविटी के पीछे एक और बात है। फिजिकल एक्टिविटी का हमारे दिखने से कोई रिलेशन नहीं है कि कोई कहे कि जी ये तो है ना फिट दिखना चाहता है इसलिए ये एक्सरसाइज करता है और घूमने जाता है। अब कई लोग नेचुरली थिन बिल्ट होते हैं, वो कुछ भी नहीं करते और बड़े इनएक्टिव होते हैं। अब होता ना, खाया पिया लगता नहीं है, पतले के पतले ही रहेंगे चाहे कितना ही खा लें, तो उनको लगता है कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो भी उतने ही हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन है जितना कि कोई हैवी दिखने वाला पर्सन। हाँ, तो ये खास तौर पे आजकल जो हम जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि जो लोग दिख रहे हैं कि अचानक कोलैप्स कर गए, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अरे तो बहुत फिट थे। हाँ, वो दिखता फिट था लेकिन हाँ। उसने कभी किया नहीं फिटनेस। हाँ, वो दिखने में फिट थे, मतलब दिखने में पतले अगर कोई थे। पतले दिख रहा है, कोई दिखने में दुबला दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिट है। यस, और अगर कोई खुद को सिर्फ दुबला पा रहा है तो ये मान ले कि वो फिट है। हाँ, उसी गलत फहमी में जीते रहते हैं लोग। यस, कि वो अगर फिजिकल इनएक्टिव है तो उसमें ये सारा प्रोसेस चल रहा है। वेट का इसमें कि इनएक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपका वेट, आप नेचुरली पतले हैं दुबले हैं तो उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बड़ी गलतफहमी हो जाती है लोगों को कि जी यार हम तो वैसे ही नॉर्मल पतले दुबले हैं, हमें क्या करनी है एक्सरसाइज। हाँ, तो डॉक्टर ये जो कहते हैं कि खाना उतना खाना चाहिए जिसमें भूख अभी रह जाए या पूरा खाना नहीं खाना चाहिए, इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? तो महात्मा गांधी जी का ये फेवरेट कोट था कि हमेशा 15 से 20% पेट को खाली रखो, उतना कम खाओ। इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो क्या है कि जो हमारा ब्रेन परसीव करता है कि जो सटाइटी है, जिसको हम कहते हैं कि सटाइटी है, ब्रेन को संतुष्टि हो गई कि तो अब ये खाना पेट भर गया। हाँ, वो 20 से 25 मिनट का डिले है। मतलब पेट भर गया, ये दिमाग को पता लगने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। यस, मतलब सिग्नल पेट से दिमाग तक जाने में ये इतना स्लो क्यों? बाकी तो इतना फास्ट जा रहा है। नहीं, दूसरा क्या है कि जो हमारा पेट है वो ये इलास्टिक है। अच्छा, तो मान लो आप एक टाइम में 500 ग्राम खाना खाते हैं, आपने एक हफ्ते तक 500 ग्राम खाना खाया तो ये अपनी कैपेसिटी उतनी बना लेगा। तो आपने मान लो हफ्ते के बाद किसी दिन 700 ग्राम खाना खा लिया तो ये डिस्टेंड हो जाएगा। अच्छा, फिर वो 700 ग्राम से एडजस्ट कर लेगा अपने आप नहीं, वो डिस्टेंड हो जाएगा, उसको है ना लगेगा कि फूल गया है। अच्छा। आपको फीलिंग अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि आपका पेट है ना एक टाइम में 500 ग्राम खाने के हिसाब से सेट हो चुका है। अब जो लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो बचपन से ज़्यादा खाते जा रहे हैं तो उनके पेट की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो पेट भरा है या नहीं, भूख मिटी है या नहीं, ये 20-25 मिनट बाद पता चल रहा है। यस।
अगर खाना खाने के 20-25 हमने खा लिया और कंट्रोल करके भी खा लिया और 20-25 मिनट बाद भी भूख लग रही है तब फिर कम रहेगा। हाँ, तब इसका मतलब अभी कम है, लेकिन जनरली ऐसा देखेंगे कि होगा नहीं, क्योंकि तब तक ब्रेन को वो जो भी ग्लूकोज और वो सब पहुंचता है और ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि हाँ खाना खा लिया गया है और सटाइटी हो गई। पूरा मोटापा होता है शरीर का, एक होता है सिर्फ पेट पेट में मोटापा जो आजकल हो रहा है, वो भी इससे कंट्रोल होता है? नहीं, ये है ना जो पेट वाला मोटापा है, ये बड़ा इंडिया में बड़ा स्पेसिफिक है। और बेसिकली क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लेते हैं। हमारी जो डाइट में है ना चपाती राइस ज़्यादा रहता है, तो जो ये है ना टिपिकल पेट के ऊपर मोटापा आता है, ये कार्बोहाइड्रेट इंड्यूस्ड है। अच्छा, हाँ तो इसको ये कैसे दूर हो सकता है, या ये खतरनाक है पहली बात? हाँ, इसका मतलब जो क्या है कि आप ये देखेंगे कि जब पेट पे स्पेसिफिकली मोटापा है, और बाकी तो शरीर में मोटापा नहीं है, सिर्फ पेट पेट में मोटापा है। हाँ, तो जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, है ना, हार्ट है, लिवर है, इंटेस्टिन्स हैं, तो इनके ऊपर ये फैट के लम्प्स काफ़ी रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो दिखने में बाहर से पतला था, लेकिन बिकॉज ऑफ, तो ये जो है ना जिसको हम कहते हैं विसरल ओबेसिटी। विसरल मतलब जो हमारे बॉडी के ये जो इंटरनल ऑर्गन है विसरल, ये ओबेसिटी इससे कोरिलेट करती है अगर किसी का जो पेट ज़्यादा बड़ा है, और ये इंडिया में स्पेसिफिकली ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये एक तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी अदरवाइज भी कम करते हैं। तो ये कैसे कम हो सकती है? फिजिकल एक्टिविटी से कम हो सकती है? फिजिकल एक्टिविटी से और डाइट कंट्रोल से, इन दोनों चीज़ों से ये हो सकता है। और ये जो डाइट अलग अलग तरह के आजकल चले हुए हैं, जैसे ये कहते हैं कि अगर ये वाला पेट कम करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए साहब, आप 15 घंटे मत खाइए रोज़, 14 घंटे मत खाइए। इससे कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? देखो जो मैटर करता है वो 24 आवर कैलोरी इनटेक मैटर करता है। अच्छा। अगर आपने 15 घंटे कुछ नहीं खाया और बाकी के 7 घंटे में आपने 3-4 हज़ार कैलोरी खा ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा करते हैं, दिन भर में खाते हैं 12-14 घंटे जितना भी आप जगते हैं, और कैलोरी इनटेक आपने 1600 से 2000 के बीच में रखा हुआ है, तो आप ज़्यादा फायदा, तो इसका कोई नहीं। फ़ायदा नहीं है कि नहीं? वो कहते हैं कि 12 घंटे बाद ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि वो फैट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक है ना इसको किसी भी साइंटिफिक स्टडी में प्रूव नहीं किया गया है। अच्छा। जो डायबिटिक हैं उनको तो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि और जो हाइपरटेंसिव है, हार्ट डिजीज़ है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है? क्योंकि उनकी बॉडी पे स्ट्रेस होके और वो जो ये सडन कोलैप्स होना, सडन डेथ होना, सडन हार्ट अटैक होना, ये कुछ भी हो सकता है। तो इनको तो हम इवन जैसे हमारे जो मुस्लिम पेशेंट हैं बहुत सारे, जिनका हमने बाईपास किया है या स्टेंट हुआ है, डायबिटिक है, वो पूछते हैं जी अब रोज़े आ रहे हैं, रोज़े रखने हैं? हमने कहा नहीं भैया, रोज़े नहीं रखने। ऐसे ही हम नवरात्रे के फास्ट रखते हैं, जो लोग उनको मना कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। शराब, हम्म, उसका क्या करना है? क्योंकि उसके बारे में तो ऐसी ऐसी रिसर्च आती है कभी कभी कि साहब 1 ग्लास वाइन का जो है वो हार्ट के लिए अच्छा होता है, बियर आप हफ्ते में 2 ले सकते हो, उसकी एक लिमिट है। फिर दूसरी रिसर्च आती है कि नहीं, अल्कोहल तो ज़ीरो है लिमिट, उसको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, उससे हर एक आउंस लेने से भी उसमें नुकसान हो रहा है। तो है क्या उसका, उसकी कहानी क्या है अल्कोहल की? स्मोकिंग की तो समझ में आ गई कि स्मोकिंग तो करनी नहीं है। तो जो एक्चुअल स्टडीज़ हैं अल्कोहल की कंपेयर टू द हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ, सो अल्कोहल हैज़ नो कंट्रीब्यूशन। सो ये तो है कि अगर कोई अल्कोहल नहीं लेता है तो ये नहीं है कि जी उसको कहें कि ये सेहत के लिए अच्छा है इसलिए आप 1 या 2 ड्रिंक ले लिया करो। अच्छा। हाँ, तो अल्कोहल अगर कोई नहीं लेता है वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, अब ये है कि जो लेता है एंजॉय करता है तो उसको कितना लेना है। तो जो अमेरिकन गाइडलाइन में था कि जो विमेन है दे शुड नॉट टेक मोर देन अ ड्रिंक अ डे एंड ए मैन 2 ड्रिंक्स अ डे। कनाडा में उसका हाफ कर दिया गया है कि विमेन कैन टेक 3 to 4 ड्रिंक्स इन ए वीक एंड मैन कैन टेक 5 to 6 ड्रिंक्स इन ए वीक, है ना। इन ए वीक का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन लेके सैटरडे को सारा ले लिया, बट इस तरह से इसको है। सो दैट इज सेड कि ये अलाउड है इन केस कि इसकी वजह से जो हार्ट डिजीज का या दूसरे कैंसर होने का जो चांस है वो बहुत लिवर का खास तौर पे, हाँ। मिनिमल है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीरो है, बट मिनिमल है, एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल या कम नुकसान वाली चीज ऐसी है कि एक ड्रिंक पर डे हाँ, आदमियों मैन के लिए। में और वीमेन में 1 ड्रिंक इन 2 डेज इसकी एक्सेप्टेबल है कि थोड़ा बहुत लाइफ का कुछ हफ्ते या एक आधा महीना कम हो भी गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर अच्छा ये है कि ना हो। हाँ, अगर कोई नहीं लेता है, देखो जिंदगी भी तो जीनी है ना, एंजॉयमेंट भी करना है। अब आपने पूरे जिंदगी में अपने आप को रखा ठीक, और 80 साल आपको उम्र मिलनी थी, अगर आपने थोड़ा एंजॉय कर लिया और आप 79.5 साल जी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। और बियर का क्या हिसाब किताब है? ये सब सेम है अल्कोहल। अच्छा, हाँ, सब में सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि। हाँ, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि क्वांटिटी क्या है। जैसे 150 ml ऑफ वाइन, 300 ml ऑफ बियर एंड 50 ml ऑफ विस्की या इस तरह की स्पिरिट, तो इनमें जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो सेम है। अच्छा, हाँ, स्मोकिंग का जो लोग कहते हैं ना, मैंने आपसे कहा शुरू में भी कि लोग कहते हैं कि पोल्यूशन से इतना तो हो ही रहा है, आप ही कह रहे हैं कि 20 सिगरेट तो रोज आदमी पी रहा है, तो 20 की अगर 23-24 पी लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, अगर स्मोकिंग में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्मोकिंग का रिस्क है वो बेसिकली क्वांटिटी से टोटल कोरिलेशन है कि आप अच्छा। कितनी सिगरेट पीते हैं, उतना ही आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट है। इवन 1 सिगरेट इज डेंजरस। और स्मोकिंग के रोकने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस दिन आपने स्मोकिंग बंद करी, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे से ही जो बेनिफिट है आपकी बॉडी को होना शुरू हो जाता है स्मोकिंग रोकने का। कैसे? हाँ, वो मतलब वो सारे चेंजेस रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं स्मोकिंग के। अच्छा, और स्मोकिंग रोकने के, स्टॉप करने के 2 साल के बाद जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो नॉन स्मोकर के बराबर आ जाता है। 2 साल तक अगर आप स्मोकर थे हाँ, और आपने 2 साल तक स्मोकिंग छोड़ दी, हाँ, तो 2 साल के बाद आपकी हार्ट की पोजीशन वही आ जाती है जो पहले एक थी। नॉन स्मोकर की थी। अच्छा। हाँ, तो स्मोकिंग है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तो इसलिए आपको जो पोल्यूशन का इफेक्ट, जी पोल्यूशन का इफेक्ट का मतलब नहीं कि उसमें वही कंपाउंड हैं जो स्मोकिंग में है, सिगरेट स्मोक में है। दोनों के कंपाउंड में फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें निकोटीन है। स्मोक जो सिगरेट स्मोक है और ये टोबैको स्मोक है, इसमें वो कहते हैं ऑलमोस्ट 1000 केमिकल्स होते हैं, अच्छा। बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एयर पोल्यूशन। वो कंपाउंड सेम नहीं है। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके पास जो केसेस आते हैं आजकल, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं आपकी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं? देखो, लाइफस्टाइल चेंज करना सबसे मुश्किल है। और हम कितना भी आज हम बात भी कर रहे हैं, पहले भी टीवी पे भी प्रोग्राम होते हैं, मीडिया में भी आर्टिकल आते रहते हैं, बट जो लाइफस्टाइल चेंज करना है ना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इसीलिए हम ये भी नहीं एडवाइस करते कि किसी को कि हम कोई स्पेसिफिकली डाइट पे एम्फेसाइज करें, क्योंकि किसी को ये बोलना पॉपुलेशन में कि ये बिल्कुल मत खाओ और ये आपको यही खाना है, वो पॉसिबल नहीं है। ये जो सबसे मुश्किल काम है ना, अपने आप को हेल्दी रखना और अपने हार्ट को हेल्दी रखना, और वो है अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना। आप एज ए डॉक्टर देखते हैं कि ये जो कहा जाता है ये मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है आपके हार्ट हेल्थ पे? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्या है कि ये जो आप रेगुलर अगर मेडिटेशन करने लगें, योगा करने लगें, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है वो कम हो जाएगा, और जो सीरोटोनिन है जो कि आपको काम रखता है उसका लेवल इंक्रीज होने लगेगा। आपके ये जो व्हाट्सएप पर जो डॉक्टरी सलाहें आती हैं या जो गूगल से लोग खुद ही सर्च करके डॉक्टर बन जाते हैं, वो आपको परेशान करते हैं? बहुत परेशान करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी ये नेट पे सलाह है ना, या तो वो मार्केट ड्रिवन है, कोई अपने आप को मार्केट करने लगा है, कोई भी डॉक्टर भी या नॉन डॉक्टर भी। दूसरा, मोस्ट ऑफ द लोग है ना वो साइंटिफिक बेसिस नहीं है उसके पीछे। बड़ा वो चल रहा था कि पीछे 2 साल पहले एक बड़ा फेमस व्हाट्सएप चल रहा था फॉरवर्ड, कि अगर आपको लगे कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप जोर जोर से खांसी करने लग जाएं, वो आपके अंदर लंग्स आपके हार्ट का सीपीआर कर देंगे। सो इट वाज वैसे क्वाइट लाफेबल कि रादर जब हार्ट अटैक में एडवाइस ये है कि आप सडनली काम हो जाएं, किसी को इन्फॉर्म करें कि मेरे को लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, और या तो एम्बुलेंस बुला दो या मेरे को ले चलो, है।
रादर देन वो करने के वो बता रहे हैं कि आप खांसी करिए, ये करिए, वो करिए। तो वो सीपीआर वगैरह जो देना होता है वो कैसे, क्या एक जो उसके साथ में हो, किसी को हो जाए हमारे सामने, आंखों के सामने, तो सबसे पहले क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो क्या है कि सीपीआर तो तभी दिया जाएगा जब एक कोई पर्सन है वो कोलैप्स कर गया है और उसने सांस लेना बंद कर दिया है। अच्छा। ठीक है, तो अब आपको लगेगा ये सांस नहीं ले रहा है, तो उसकी सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी पल्स चल रही है या नहीं चल रही, हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पे नेक के ऊपर कैरोटिड आर्टरी है, ये हार्ट के पास सबसे पास होती है। अच्छा। तो आप इसको सबसे पहले फील कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि हाथ में जो नॉर्मली हम डॉक्टर लोग या हम अपनी पल्स देखते हैं वो हाथ में देखते हैं, बट वो हर एक को देखनी नहीं आती और ये वीक भी हो सकती है। तो ये अगर ये दोनों तरफ नहीं? हाँ, दोनों तरफ होती है, लेकिन आपको एक एक करके देखनी है। तो अगर ये पल्स आ रही है तो इसका मतलब हार्ट चल रहा है। तो करना कुछ नहीं, फटाफट है ना एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करना है कि जी इसको ऐसे ऐसे ये कोलैप्स हो गए हैं, इनको एम्बुलेंस भेज दीजिए और इनको शिफ्ट करना है। दूसरा ये है कि आपको पता चले कि पल्स नहीं मिल रही, तो इसका मतलब कि हार्ट नहीं चल रहा है। तो तब भी सबसे पहले तो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराना है। ठीक है, उसके बाद ये जो सीपीआर है वो स्टार्ट करना है कि जो चेस्ट का लोअर पार्ट है उसके ऊपर आपको 3 से 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन मिनट में 100 बार के हिसाब से देना है। लेकिन घूम फिर के मोटी बात यह है कि ये सब जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं उनसे ऐसी घबराने की बात नहीं, ये पहले भी होता रहा है, आप कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंसिडेंट बढ़ गए हैं, थोड़े ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्योंकि टीवी में कैप्चर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इसलिए घबराहट ज़्यादा हो रही है लोगों को। यस, ये फिनोमिना सडन डेथ का, सडन कोलैप्स का, ये बहुत टाइम से था। ये कोई नई फिनोमिना नहीं है, क्योंकि अब तो हम बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी देख रहे हैं। हाँ। पहले भी ऐसा था? पहले भी ऐसा था, सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है। अब ये देखिए, फेमस सिंगर जो मुकेश हैं वो यंग एज में चले गए। संजीव कुमार, विनोद मेहरा, ऑल डाइड यंग। तो उनके साथ भी इसी तरह का केस हुआ? हाँ। बस ये कि उस टाइम सीसीटीवी वगैरह ऐसा नहीं था, या उस टाइम इतना मीडिया और नहीं था, सब कुछ नहीं था। तो डॉक्टर थैंक यू, आप इतनी सारी बातें हमें बताई, और यही कोशिश थी समझने की कि ये हो क्या रहा है। और जैसा आपने कहा कि ये पहले से होता आ रहा है, लेकिन पहले से होता आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसके बारे में जागरूक नहीं होना है या सतर्क नहीं होना है। और वो सतर्कता जो है वो हर लेवल पे है, चाहे वो खाने के लेवल पे है, चाहे फिजिकल एक्टिविटी के लेवल पे है, चाहे दिखने के लेवल पे। दिखने में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि आप दिखने में फिट हैं तो आप ज़रूरी है कि वो फिट हों। टेस्ट कराना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो किशोर, आपने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया है टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुकेश गोयल हमारे साथ थे, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ऐसा नहीं भी है कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो भी ये जो हो रहा है आसपास, लोग जो कोलैप्स कर रहे हैं और दिल का ये हार्ट अटैक वगैरह जो हो रहा है, तो आप इससे वैसे ना घबराएं, लेकिन सतर्क ज़रूर रहें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब कर सकते हैं, नहीं करते हैं सोच के कि हमें क्या होने वाला है। टेस्ट करा लिया जाए, देख लिया जाए कि क्या दिक्कत है, और अगर कोई दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हो या उसके कुछ भी संकेत दिख रहे हों तो एक्शन लेना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।